हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस लेसन में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस लेसन। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। So confirm quickly your audio video is okay so that we can start। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल बी के जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं। सो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो रिवीजन है उसको लेकर के ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इससे पहले लेसन में हमने एक पार्ट किया था, अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे मॉड्यूल बी का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। What does capital asset pricing model CAPM describe relationship between? जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, रिटर्न्स एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को, सिस्टेमेटिक रिस्क एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को, या रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को। तो किन चीज़ों के बीच में वो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है? तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। यस, व्हाट विल बी द आंसर? कोशिश करिए कि आंसर बनता है आंसर देने की, बिकॉज इस समय हम रिवीजन के ऊपर हैं। बाय दिस टाइम आपने इसको ज़रूर कर रखा होगा, और अगर आपने इसको नहीं कर रखा तो लेट मी डिस्कस। तो हमको एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो रिस्क तो है लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये रिलेट नहीं करता है। रिटर्न एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को, रिटर्न्स को तो ये जरूर कंसिडर करता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम को कंसिडर नहीं करता है। सिस्टेमेटिक रिस्क एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम नो, इसको रिलेट नहीं करता है। रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यस, इसको ये डिस्क्राइब करता है। यानी एक तरफ हमारे पास रिस्क होता है, एक तरफ हमारे पास रिटर्न होती है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर हमें रिटर्न हाई लेना है तो हमें रिस्क भी हायर अज्यूम करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर टू मेन अप्रोचेज फॉर इवेल्युएटिंग ओवरसीज प्रोजेक्ट्स? सो कंट्री के बाहर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका इवेल्युएशन करने के लिए मेन दो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं? होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, डोमेस्टिक अप्रोच, इंटरनेशनल अप्रोच, कैश फ्लो अप्रोच, करेंसी कन्वर्जन अप्रोच, रुपी अप्रोच, डॉलर अप्रोच। तो देखिए कौन सी दो मेन अप्रोचेस हैं ओवरसीज प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए। सो कौन सा आंसर हमारा बनेगा? यस, ट्राई टू गिव द आंसर, आंसर देने की कोशिश करें, बिकॉज इस समय हम उस स्टेज के ऊपर हैं जब हम रिवीजन एटसेट्रा हमारी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो ये मेन दो अप्रोचेस हैं, एक होम करेंसी अप्रोच, दूसरी फॉरेन करेंसी अप्रोच। सो दिस मीन दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when calculating foreign currency discount rates for capital budgeting in foreign investment, what key factors and considerations should be taken into account? सो जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कैपिटल बजट के अंदर, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस पर्पस के लिए हमें फॉरेन करेंसी का जो डिस्काउंट रेट लेना है कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज के पर्पस के लिए, तो डिस्काउंटिंग में हम किन किन की फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे? सो व्हाट की फैक्टर्स एंड कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट? प्रिवेलिंग स्पॉट रेट फॉर कन्वर्टिंग लोकल करेंसी टू फॉरेन करेंसी,
Type of foreign currency forms such as currency notes and traveler checks. Forward contract rate for future currency exchange या adjusting future contract rates for interest rates and at the time until expiration. तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और हमारे ऑप्शंस ये वाले हैं. ए एंड बी करेक्ट हैं इन स्टेटमेंट में से, ए एंड सी करेक्ट हैं, बी एंड डी करेक्ट हैं, या ए सी एंड डी करेक्ट हैं. तो यस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. तो आंसर हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए. सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन 28? What is the answer for question 28? तो चलिए हमने देखने हैं वो की फैक्टर्स और कंसीडरेशन जो हम कंसिडर करेंगे कब, जब हम फॉरेन करेंसी के डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, डिटरमिन करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. प्रिवेलिंग स्पॉट रेट फॉर कन्वर्टिंग लोकल करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी. यस, ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी हम उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यानी इंडियन करेंसी में, तो उस समय का स्पॉट रेट क्या होगा उस करेंसी का. टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर्म्स, करेंसी नोट्स, ट्रेवलर चेक्स. तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, हमारे पास ये आनी ही नहीं है, हमारे पास बैंकिंग चैनल से डायरेक्ट आएगी. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज, तो ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा. एडजस्टिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स एंड द टाइम अंटिल एक्सपायरेशन. यस, ये भी कंसिडर करना होगा. ए सी डी 3 फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाएंगे. दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी डी. Arriving at an appropriate discount rate is essential for applying discounting method of project evaluation. In the context of calculating risk-adjusted discount rate, suppose the following data is provided. तो क्वेश्चन क्या है, अराइविंग एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जरूरी है जब हमने डिस्काउंटिंग मेथड को यूज करना हो. इस कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमने उसको फोकस करना है. ये हमें डेटा प्रोवाइडेड है. रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन कंट्री एक्स इज 5%. रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन कंट्री वाई इज 8%. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन कंट्री एक्स इज 12%. कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन कंट्री वाई दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द कंपनी. तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए है. और हमारी ऑप्शंस क्या हैं, तो 12.35, 14.28, 15.34 या इनमें से कोई भी नहीं. तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कंट्री वाई के अंदर. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. तो चलिए कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. दिस इज द फार्मूला जो हम यूज करेंगे इस पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशंस हैं. इट मे टेक समथिंग अबाउट 5 to 7 मिनट्स. और एग्ज़ाम में आपने तुक्का लगा के इस क्वेश्चन को टिक करना होगा तो कर देना, लेकिन कैलकुलेशन में आपने डिटेल में कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं करना, सो दैट आपके दूसरे क्वेश्चंस कहीं रह ना जाएं. तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट डज कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व. कैपिटल बजटिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है. एस्टिमेटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट बिहेवियर, estimating future cost and revenue for long-term projects, calculating short-term financial risk. तो हमने बताना है इनमें से कौन सा एस्पेक्ट
कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व रहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको एस्टिमेट करना, नो वो तो अवेलेबल रहती है। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट बिहेवियर वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यस एग्जैक्टली यही होता है। सो कैपिटल बजटिंग में हम जो फ्यूचर में कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हैं, फ्यूचर का जो रेवेन्यू है उसको कंसिडर करते हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए उसको कंसिडर किया जाता है। तो कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना नहीं है। What is the primary purpose of sensitivity analysis in capital budgeting? कैपिटल बजटिंग में इवेल्यूशन करते समय हम कई प्रकार के एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें एक एनालिसिस हो सकता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। हमारा क्वेश्चन है कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो चलिए पहले इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, असेसिंग मार्केट कंपटीशन, assessing impact of changes in important variables on projections or estimates, analyzing environmental impact and social responsibility। तो यस, सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए कैपिटल बजटिंग में उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। तो इट कुड बी सिनेरियो एनालिसिस, इट कुड बी सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो क्या उसका इम्पैक्ट, क्या उसका पर्पस रहता है। फ्रेंड, सेंसिटिविटी एनालिसिस में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को हम एक एक वेरी करके, एक एक फैक्टर को चेंज करके, उसकी वैल्यू को, उसकी परसेंटेज को चेंज करके उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या होने वाला है। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 2% चेंज होती है तो प्रॉफिट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। वेजेस अगर 7% चेंज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जब हम एक एक फैक्टर को लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं तो वो होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। और उसकी लाइट में अगर हम देखते हैं तो फिर हमारा ये आंसर सही बनता है। हम असेस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन प्रोजेक्शंस और ऑन द एस्टिमेट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हम कंसिडर करते हैं 1 by 1 सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर। Which component of the formula for perfectly correlated cash flows in Hiller's model primarily represent risk associated with the cash flow? जो हिलर्स का फार्मूला है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज के लिए, तो प्राइमरली उसमें मॉडल के अंदर रिस्क एसोसिएटेड विद कैश फ्लो वो कौन सा कंपोनेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द कैश फ्लो, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। रिस्क फ्री रेट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिनको हम स्मॉल आई एंड कैपिटल आई लिखते हैं। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है फॉर ईच ईयर्स, जिसको हम CT लिखते हैं, या नेट प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमने बताना है उस कंपोनेंट को उस फार्मूले के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोज। तो कौन सा वो कंपोनेंट है उस फॉर्मूले के अंदर। सो हिलर्स के मॉडल के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लोज को, उसमें जो वेरिएशंस हैं तो वो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज ये वो कंपोनेंट है फार्मूले के अंदर परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज के लिए जो रिप्रेजेंट करता है रिस्क कितना है एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोज। क्वेश्चन नंबर 33, what are the primary elements of decision tree in decision tree method?
जो डिसीजन ट्री मेथड है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का कैपिटल बजटिंग के अंदर, उसका प्राइमरी एलिमेंट कौन है? तो हमने बताना है प्राइमरी एलिमेंट ऑफ डिसीजन ट्री कौन सा है। तो ये एलिमेंट्स हैं उसके, ओनली ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग डिसीजंस, ओनली नोड्स रिप्रेजेंटिंग रिवॉर्ड्स, both branches representing decisions and nodes representing rewards, या branches representing decisions and nodes at end of the branches representing reward with associated probabilities। तो प्राइमरी एलिमेंट डिसीजन ट्री का कौन सा है? डिसीजन ट्री मेथड के अंदर जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का मेथड है, सो क्या उसमें ब्रांचेस हैं केवल? क्या उसमें नोड्स हैं? ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजंस को, नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं रिवॉर्ड्स को, या दोनों ही हैं? ब्रांचेस भी हैं जो डिसीजंस को और नोड्स जो रिवॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग डिसीजंस, नोड्स एट एंड ऑफ द ब्रांचेस रिप्रेजेंट रिवॉर्ड्स विद एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज। फ्रेंड, इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा बनता है डी। तो जिसमें ब्रांचेस जो डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि डिसीजन क्या लिया जाए, नोड्स जो एट एंड ऑफ द ब्रांचेस हैं जो रिवॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो भी एक्सप्रेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट फैक्टर्स नीड कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन एज रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर ए कॉर्पोरेट। अगर कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सो हमने बताने हैं वो फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को कंसिडर किया जाता है रिस्क मिटिगेट करने के लिए। तो चलिए उन फैक्टर्स को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग, कंपटीशन एंड इन हाउस टैलेंट, एग्जिस्टिंग लीडर्स इन मार्केट एंड मार्केट बिहेवियर, रिस्क, रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड अवेलेबल इन हाउस टैलेंट, प्रेशर ऑन शेयर प्राइसेस एंड ऑफलोडिंग इक्विटी। तो हमने बताना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंसिडरेशन डिमांड करते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने डाइवर्सिफिकेशन को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर अडॉप्ट करना है। एंड इसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो आता है रिस्क, रिसोर्सेज आते हैं, एक्सपर्टीज आती है, और व्हाट इज अवेलेबल इन हाउस टैलेंट। तो ये पार्ट्स आते हैं। सो कौन से फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर, रिसोर्सेस, एक्सपर्टीज और इन हाउस अवेलेबल टैलेंट क्या है? तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस एज ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी? तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी एक डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरी स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है। तो इसका पर्पस क्या रहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी? To maintain unlimited risk-taking capacity, to quickly partner with willing and capable networks to exploit opportunities, to discourage diversification, to monopolize the market। हमने बताना है पर्पस स्ट्रेटेजिक अलायंस का। रिस्क मैनेजमेंट के लिए समटाइम स्ट्रेटेजिक अलायंस किए जाते हैं, तो उनके पीछे पर्पस क्या है? टू मेंटेन अनलिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अनलिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो हो नहीं सकती, तो दिस इज आउट। टू क्विकली पार्टनर विद विलिंग एंड कैपेबल नेटवर्क्स टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। यस, स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर जो बेसिक फोकस होता है, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको एक्सप्लॉइट करना, और उसके लिए किसी कैपेबल नेटवर्क की तलाश करना जो विलिंग भी हो और कैपेबल भी हो, तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेना। तो ये रहता है हमारा पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन।
तो मैच पॉइंट्स हमारे लिए लंबे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत हमें अच्छा स्कोर देके जा सकते हैं। तो इनको हम कैसे हैंडल करेंगे? सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल या एनालिसिस हैं। सिनेरियो एनालिसिस है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सिमुलेशन एनालिसिस है, हिलियर मॉडल है। तो हमने ये उनके एक्सप्लेनेशन है, इन एक्सप्लेनेशन को इनके साथ हमें मैच करना है। यानी नंबर 1 इनमें से किसको रिलेट करता है, नंबर 2 किसको रिलेट करता है, इस प्रकार से। और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो जो हमने क्लिक करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये। तो यहाँ पे एक नहीं, वर्चुअली हम 4 डिफरेंट मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 4 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ सर्टन वेरिएबल्स कैन मूव ईदर वे। जो फ्यूचर मूवमेंट्स हैं किसी भी वेरिएबल की, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं और वो अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है। वेरिएबल कैन कॉस्ट, जो वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? सो वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं, रेवेन्यू हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट्स हो सकते हैं। टेकिंग ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इनटू अकाउंट विल बी डिफिकल्ट टास्क, मेकिंग कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स। अगर हम एक ही बार में सभी वेरिएबल्स को लेते हैं तो इससे जो हमारा कैलकुलेशन का, एस्टिमेशन का जो टास्क है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कौन सा वो एनालिसिस है जिसका एम होता है टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ईच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स। तो इनमें से कौन सा वो एनालिसिस है जिसमें हम हर एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रोजेक्शंस के ऊपर और एस्टिमेट्स के ऊपर। तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस की। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस वो एनालिसिस है जो हम इम्पैक्ट देखते हैं प्रोजेक्शंस के ऊपर हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेटली, और फिर कंबाइंड भी देखा जा सकता है। सो ईच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड, उनकी इम्पैक्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया नंबर 2। दिस मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ or step forward compared to the another analysis. In this method, 3 situations, namely normal, expected, optimistic and pessimistic are planned. तो यहाँ पे ये जो मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन है किसी और मॉडल की, और इस मॉडल के अंदर हम 3 डिफरेंट सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं। तो जब हम सीन बनाते हैं तो 3 डिफरेंट सिचुएशन को लेते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन हम कैलकुलेट करते हैं या एक्सपेक्टेड, सो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड। दूसरी ऑप्टिमिस्टिक सीन हम क्रिएट करते हैं, और तीसरा पेस्टिमिस्टिक हम प्लानिंग करते हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर हम फाइनली डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं? तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग 3 डिफरेंट सीन्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेरियो एनालिसिस। तो इसका आंसर बनेगा सिनेरियो एनालिसिस। तो ये बन गया हमारा 1, ये था हमारा नंबर 2। नेक्स्ट, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन NPV लाइक अर्लियर मेथड्स। अकॉर्डिंग टू दिस, the view is that risk associated with cash flow is reflected in the standard deviation of cash flows. Lesser the deviation of cash flows from the mean value, the lesser would be risk and vice versa. अगर हम अपनी डिस्कशन को रिकॉल करें, इसी लेसन के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो के ऊपर डिस्कशन किया था। वो कौन सा मेथड है, तो थोड़ा रिकॉल करिए। सो कौन सा वो मेथड था? तो वो मेथड था हिलियर मॉडल। तो हमने इसको डिस्कस किया था 4-5 क्वेश्चंस पहले, जहाँ पे फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन T का। तो हम हिलियर मॉडल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस इज ऑप्शन नंबर 4, और ये हमारा बचा नंबर 3 सिमुलेशन एनालिसिस। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है।
इट मीन्स दैट इट इज नॉट रियल। जो सिमुलेशन है ये रियल नहीं होता। इट इज इमिटेशन एंड डिसेप्शन, ये नकल की होती है, यानी एक हम फर्जी सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक्शन क्रिएट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जो रियल जैसी है वो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन वो रियल होती नहीं। वी कंडक्ट एनालिसिस बाय फाइंडिंग आउट सेंसिटिविटी, और उसके बाद हम एनालिसिस कंडक्ट करते हैं सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हम एनपीवी को ले सकते हैं, आईआरआर को ले सकते हैं, या किसी और क्राइटेरिया को ले सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 4 डिफरेंट एनालिसिस को एक ही शीट के ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तो सचमुच में बहुत यूजफुल है? अगर ऐसा है तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप सभी से कि थोड़ा सा फीडबैक दीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के। बॉक्स में नहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पे अपने कमेंट दे दीजिए कि ये सारे का सारा हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, और वी कैन से द सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। उससे यूट्यूब क्या है कि वो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेसन को दिखाने की अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है, क्योंकि आपने इसको यूजफुल फाइंड आउट किया। तो कर दीजिए क्विकली, फटाफट ये कमेंट दे दीजिए ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को वॉच करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड एम टू एड्रेस? तो एक मेथड है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। तो इसका एम किस चीज को एड्रेस करने का होता है तो वो हमने बताना है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट, इट स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट अज्यूम्स अ कांस्टेंट रेट ऑफ रिस्क, it considers our attitude towards risk and variability of the outcomes। तो certainty equivalent method का एम किसको एड्रेस करने का है? यस, क्वेश्चन नंबर 36। कोशिश करिए आंसर देने की। सो व्हाट शैल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को? ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। नो, ये तो इसका एम नहीं है। इट स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कोशिश करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो ये भी नहीं है। इट अज्यूम्स कांस्टेंट रेट ऑफ रिस्क, ये भी नहीं है। आंसर तो हमारा ये है। ये क्या कंसिडर करता है? हमारे एटीट्यूड को कंसिडर करता है कि रिस्क के प्रति और वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम के प्रति हमारा नजरिया क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। व्हाई इज सेफ्टी मार्जिन इंक्लूडेड इन कॉस्ट एस्टीमेट्स? कॉस्ट एस्टीमेट्स के अंदर हम सेफ्टी मार्जिन को इंक्लूड करते हैं। व्हाई इट इज सो? टू रिड्यूस प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, to minimize actual cost incurred, to speed up project's completion, to account for unpredictable cost escalation and contingencies। तो जब हम कॉस्ट एस्टीमेट करते हैं तो हम उसमें सेफ्टी मार्जिन को भी इंक्लूड करते हैं। यानी अगर कॉस्ट एस्टीमेट हमने बनाया लेट अस से 43,200 का, तो हम उसमें एक सेफ्टी मार्जिन को ऐड कर देते हैं। लेट अस से 5% हमने इस कॉस्ट में और ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और उसको ऐड कर दिया। तो ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं कॉस्ट एस्टीमेट के अंदर इस सेफ्टी मार्जिन को? फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे एस्टीमेट्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, तो जिसके कारण अगर कॉस्ट कल कोई इंक्रीज हुई या कोई कंटिजेंसी आइज
तो फिर हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। तो अगर हमने वो जो अनप्रडिक्टेबल कॉस्ट एस्केलेशन और कंटिजेंसी है उसको अकाउंट फॉर करना है, तो फिर सेफ्टी मार्जिन को हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें डाल देंगे। आई होप सेफ्टी मार्जिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। What is the purpose of sensitivity analysis and scenario building in capital budgeting? कैपिटल बजटिंग के अंदर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, सिनेरियो बिल्डिंग भी करते हैं। इनका पर्पस क्या रहता है? व्हाट इज पर्पस इसका? नंबर 1 सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड नंबर 2 सिनेरियो बिल्डिंग। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। To account for risk and uncertainty in capital investment decisions, to eliminate all source of risk, to determine exact net present value and IRR values, to create imitations and deceptions of real scenarios। तो हमने बताना है ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, why it is created, उसका पर्पस क्या रहता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का और सिनेरियो बिल्डिंग का व्हाट इज द पर्पस। तो क्या पर्पस रहता है? तो पर्पस रहता है कि हम इमिटेशंस एंड डिसेप्शंस रियल सिनेरियो का क्रिएट करते हैं, हम उनकी कॉपी बना लेते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं फर्जी। सो इमिटेशन और डिसेप्शन रियल सिचुएशन का, रियल सिनेरियो का। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिलियर्स मॉडल फॉर एनालाइजिंग रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? जो हिलियर का मॉडल है तो एनालाइज करने के लिए रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? Hilliard's model is based on a net present value like earlier methods. Risk associated with the cash flow is reflected in standard deviation of cash inflows. Perfect correlation among cash flows implies that behavior of cash flow in all years is alike. In the formula for uncorrelated cash flows, standard deviation of cash flows for each year is represented by standard deviation T. और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनमें से हमने इनको पिकअप करना है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे बनते हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिलियर्स मॉडल की। तो कौन कौन से वो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिलियर्स मॉडल के? सो हिलियर मॉडल के थ्रू हम एनालाइज करते हैं रिस्क को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो इस मॉडल का जो बेस है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसे दूसरे मेथड्स के अंदर है। यस, ये तो करेक्ट है। सो जैसे दूसरे मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को बेस मानते हैं, तो इसमें भी हम बेस लेते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद कैश इनफ्लोज रिफ्लेक्टेड इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लोज। यस, दिस इज करेक्ट। Perfect correlation among a cash flow implies that behavior of cash flows in the all years is alike। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन की, तो उसका मीनिंग ही यही है कि सभी सालों का जो कैश फ्लो होगा वो एक जैसा होगा। तो ये भी करेक्ट है। इन द फार्मूला फॉर अनकोरिलेटेड कैश फ्लोज, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ईच ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी। यस, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। और इसको हम डिस्कस कभी कर चुके हैं किसी और क्वेश्चन के अंदर। तो दैट मीन हमारे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए बी सी डी, ऑल करेक्ट। व्हाट आर फैक्टर्स विच डिटरमिन रिस्क परसेप्शन इन बिजनेस मैनेजमेंट? सो बिजनेस मैनेजमेंट में जो रिस्क परसेप्शन है उसको डिटरमिन करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। Skill of decision maker and knowledge of business, cost and nature of fixed and variable cost, financial leverage and method of fundraising,
स्ट्रेटेजी फॉर हैंडलिंग कंटिजेंसीज एंड अनफोर्सीन इवेंट्स, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमने बताना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जब हम रिस्क परसेप्शन को डिटरमिन करते हैं। टू डिटरमिन रिस्क परसेप्शन, तो उन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है इनके अंदर। तो ये सभी स्टेटमेंट्स को रीड करें, केयरफुली इवेल्युएट करें उनको, इसका आंसर तलाश करें। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए व्हाट इज द आंसर? तो चलें एक एक ऑप्शन को हम इवेल्युएट कर लेते हैं। सो रिस्क परसेप्शन बिजनेस मैनेजमेंट में पहले को देखते हैं, स्किल ऑफ डिसीजन मेकर। जिसने भी डिसीजन लेना है उसकी स्किल्स क्या है और उसका नॉलेज क्या है अबाउट द बिजनेस। यस, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो डाउट अबाउट इट। कॉस्ट एंड नेचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कैपिटल की ज़रूरत रहती है और वेरिएबल कॉस्ट में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहती है। तो उन कॉस्ट को सही प्रकार से आइडेंटिफाई करना और उसको एस्टिमेट करना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और वो तभी पॉसिबल है जब डिसीजन मेकर जो है उसके पास वो स्किल्स एंड नॉलेज होगा। फाइनेंशियल लीवरेज एंड मेथड ऑफ फंड रेजिंग, तो रिस्क परसेप्शन में ये मैटर नहीं करता है। स्ट्रेटेजी फॉर हैंडलिंग कंटिजेंसीज एंड अनफॉर्सीन इवेंट्स, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाएगी अगर कोई कंटिजेंसी आती है या अनफॉर्सीन इवेंट्स हैपन होती हैं, तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है ABD। दिस मीन दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है एक बार फिर से मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, तो अलग अलग टाइप की कॉस्ट में दे रखी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है, रेलेवेंट कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इनको मैच करना है और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो चलिए इनको हम देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इन कॉस्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इनके बारे में नहीं जानते या नहीं हमने पढ़ रखा, तो आपने कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ रखा है। इन एनी केस ये जो रिवीजन क्लास है डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन, तो इनमें से ये कौन सी कॉस्ट है? यस, बताइए इनमें से ये कौन सी कॉस्ट है? ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, बिल्डिंग की या मशीन की डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? फ्रेंड, ये जो कॉस्ट है पहले हम इसकी नेचर को देखें। किसी भी फर्म के अंदर सेल्स लेवल 100 हो या सेल्स लेवल 200 हो, क्या ऑफिस के रेंट में चेंज आएगी? क्या जो डेप्रिसिएशन होनी है बिल्डिंग की, मशीन की, उसमें चेंज आएगी? क्या ऑफिस के स्टाफ की जो सैलरी है उसमें चेंज आएगी? नहीं आएगी। और अगर चेंज नहीं आएगी तो हम इसको ले लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट। तो ये बन जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी यहां पे आ गया हमारा नंबर 3। नाउ सेकंड, रॉ मटेरियल परचेज्ड, पेमेंट ऑफ वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? तो एक बार फिर हम सेल्स से इसको रिलेट कर लेते हैं। अगर सेल्स 100 है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट, तो क्या सेम रहने वाली है अगर हमारी सेल्स 200 हो जाए?
तो वेरी करने वाली हैं। अगर हमने सेल ज़्यादा करनी है तो रॉ मटेरियल का परचेज भी ज़्यादा करना होगा, वेजेस लेबर को ज़्यादा पे करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, पावर एंड फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। यानी यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हैं, ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू सेल। तो ये बन गए हमारे वेरिएबल कॉस्ट। लॉस ऑफ इनकम ऑन एन इन्वेस्टमेंट विच कुड नॉट बी मेड सिंस अदर इन्वेस्टमेंट वाज प्रेफर्ड। हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्स है, हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाई है। इसके ऊपर रिटर्न हमें मिलता है 8% का, इसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है 8.7% का। हमने इसको प्रेफर किया और इस प्रोसेस में ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल थी, ये अपॉर्चुनिटी हमें लॉस हो गई है, इसको हम यूज नहीं कर पाए। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, दिस वन। लास्ट वन, कॉस्ट विच इज एप्रोप्रिएट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ए गिवन सिचुएशन। तो वो कॉस्ट जो एक गिवन सिचुएशन के ऊपर और वो भी एक गिवन टाइम के ऊपर एप्रोप्रिएट होती है। सो दीज कॉस्ट आर दोज फ्यूचर कॉस्ट विच विल बी अफेक्टेड बाय ए डिसीजन। तो ये जो कॉस्ट है, हम यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वही बचा हुआ है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है जो एप्रोप्रिएट जानी जाती है एट गिवन टाइम फॉर ए गिवन सिचुएशन। दिस मीन जो रेलेवेंट कॉस्ट है इट विल डिफर फ्रॉम डिसीजन टू डिसीजंस। इनको हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अवॉइडेबल कॉस्ट हम किसको कहते हैं, तो ये कॉस्ट होती है रेलेवेंट कॉस्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 तरह के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहती है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर कवर कर लीजिए। हाँ, मैं मानता हूं उतना छोटा नहीं है। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनता है? ऑप्शन आंसर बनता है हमारा डी। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन करने के बाद ये सारी कॉस्ट के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो जिन्होंने अभी तक भी कमेंट नहीं दिया है इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स में, तो मेरा रिक्वेस्ट है वो कमेंट जरूर कर दें कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। थोड़ी सी रेटिंग कर दीजिए सेशन की। इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वीडियो को वॉच करने के लिए, दे फील एनकरेज्ड। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो कर देंगे कमेंट जिन्होंने नहीं किया है, खास तौर के ऊपर जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो वीडियो को वो पॉज कर लेंगे और पॉज करके कमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। सो जब हम प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम रेवेन्यू को एस्टिमेट करते हैं, उसके अंदर हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो कंसिडरेशंस क्या क्या होंगी जो हम माइंड में रखेंगे एट दैट टाइम? Revenue estimates should be conservative to account for unexpected, unfavorable events. Cost estimates should have safety margin which may range from 10% to 30% depending upon type of cost. Flexibility in investing may be required with a cutoff point set based on risk-taking ability and return expectation. Sensitivity analysis and scenario analysis can help evaluate impact of cost changes and revenue fluctuations. और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारी कंसिडरेशंस क्या रहेंगी माइंड के अंदर जब हम एस्टिमेट करेंगे रेवेन्यू कॉस्ट को प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस करते हुए? तो काफ़ी लंबे चौड़े ऑप्शंस आंसर्स हैं, तो सभी को केयरफुली रीड करें और आंसर प्रोवाइड करें क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41? क्या आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए?
तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। रेवेन्यू एस्टिमेट्स शुड बी कंजर्वेटिव। तो अगर हमें लगता है कि रेवेन्यू 200 करोड़ का होने वाला है इस प्रोजेक्ट को, तो हम थोड़े से कंजर्वेट हो जाएं, क्योंकि अनफेवरेबल इवेंट्स भी हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 200, सो वी कैन कट से 10% का कट हम लगा लें अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल इवेंट्स के लिए। तो हम रेवेन्यू को एक्सेप्ट कर लें लेटर से 180 करोड़। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करें। यस, ये तो ज़रूरी है। कॉस्ट एस्टीमेट शुड हैव सेफ्टी मार्जिन। जो कॉस्ट के एस्टीमेट हैं, तो अगर कॉस्ट हमारी 200 आने वाली है तो हम उसको बढ़ा के 10% से लेके 30% और ऐड कर देंगे। तो यस, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट को लेके कंटिजेंसी को कंसिडर कर रहे होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग में बी रिक्वायर्ड विद कट ऑफ पॉइंट सेट बेस्ड रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। यस, ये तो नहीं बनता है, इट इज नॉट दैट। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट चेंजेस और रेवेन्यू रिफ्लेक्शंस को वो बताते हैं। यस, दिस इज वेरी मच रेलिवेंट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी। सो दिस इज आवर आंसर। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। यहां तक था हमारा चैप्टर नंबर 11। What are two main component of cost in the profit analysis? So profit analysis के अंदर दो मेन कंपोनेंट रहते हैं कॉस्ट के। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? कॉस्ट एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइस, या प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं कॉस्ट के प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर? बहुत आसान सा आंसर है। तो यस, ये आंसर हमारे सामने पड़ा हुआ है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? सो फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज नहीं होता। कब? जब सेल्स में चेंज है, सेल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको हम कहते हैं जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सेल्स। तो अगर सेल्स चेंज होती हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होते हैं। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं प्रॉफिट एनालिसिस के। तो हमारा आंसर बन गया बी। When discussing opportunity cost, what is opportunity cost in the context of decision making? तो डिसीजन मेकिंग में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होता है? ए कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड इन कैश, ए पोटेंशियल बेनिफिट और इनकम गिवन अप व्हेन सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर द अदर, ए कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ए कॉस्ट विच इज ऑलवेज अवॉइडेबल। तो थोड़ी देर पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जब मैच हम कर रहे थे डिफरेंट कॉस्ट को, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और वहाँ पे हमने ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसी को टिक किया था। यानी अगर हमारे सामने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर हम एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो दूसरे ऑल्टरनेटिव की इनकम को हम गिवन अप कर देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इसका आंसर बनता है। What condition might take a large order less attractive in decision making? So क्या वो कंडीशन हो अगर हमारे पास कोई लार्ज ऑर्डर आता है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाए और हम उसकी फेवर में डिसीजन ना करें? सो व्हाट कंडीशन माइट मेक लार्ज ऑर्डर लेस अट्रैक्टिव इन डिसीजन मेकिंग? तो हमने बताना है वो कंडीशन क्या है। न्यू प्रोडक्शन लाइन अपॉर्चुनिटीज, less discount from the supplier, conditions like extended credit period or goods return, और ये हमारे सामने
ऑप्शंस हैं ए बी सी, तो ए तो है नहीं, सी बी सी डी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए इन्हीं में से हम डिसाइड करेंगे। तो कौन सी वो कंडीशन है जब हमारे पास ऑर्डर बहुत बड़ा आया है लेकिन वो हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता है। न्यू प्रोडक्शन लाइन अपॉर्चुनिटी अगर है तो यस, ये तो फैक्टर नहीं है। लेस डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, ये भी फैक्टर नहीं है। लेकिन एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड है या गुड्स रिटर्न है तो ये हमारे लिए लेस अट्रैक्टिव बन जाता है। तो क्रेडिट पीरियड ज़्यादा दो जिससे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स की रिटर्न उसकी एश्योरेंस दो, तो ये इश्यूज उसको लेस अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What was conventional method for calculating profitability before emergence of activity-based costing? Activity-based costing मेथड आने से पहले कौन सा वो कन्वेंशनल मेथड था जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते थे? वो एक कन्वेंशनल मेथड था, असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर मार्केट वैल्यू, यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा ऑन सेल्स एंड रेवेन्यू, allocating cost to product using metrics like unit produced or customers, calculating cost based on raw material used। तो हमने बताना है उस कन्वेंशनल मेथड का नाम जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। कब? जब ए बी सी मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो क्वेश्चन 45 में क्या आंसर बनता है, देखिए व्हाट विल बी द आंसर। तो वो मेथड था जब हम कॉस्ट को एलोकेट कर देते थे प्रोडक्ट्स को, जिसमें हम मैट्रिक्स लाइक यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए, कस्टमर्स कितने हैं, यानी हम टोटल कॉस्ट देख लेते थे और फिर टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या कितने कस्टमर को हमने सर्व किया। तो उस मेथड को हम यूज़ करते थे, उस मैट्रिक को हम यूज़ करते थे। बिफोर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड वाज developed. In ABC system, what is the role of cost driver? तो ABC क्या है? तो ये मेथड हमने यहाँ पे देखा था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसके अंदर रोल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या रहता है? इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द एक्टिविटी, इट इज मेजर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च, इट इज ग्रुप ऑफ कॉस्ट incurred on a particular activity. It causes a change in cost of activity and can be further categorized into resource cost driver and activity cost driver. तो क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर क्या होगा? तो मुझे लगता है यहाँ पे तो हम थोड़ा गैस वर्क कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है। और वो हमारा गैस वर्क एकदम सही हो जाना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन के ऊपर गैस वर्क करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 46 में कॉस्ट ड्राइवर हमारे पास है और कॉस्ट ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं, तो एक है उसमें रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। दैट मीन आंसर हमारा बनता है डी। इट कॉजेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू resource cost driver and activity cost driver. Next question, why is trust considered essential in business relations? Business relations के अंदर जो trust है वो क्यों essential होता है? Trust can be easily regained if lost. Trust is the foundation of many relations including business relations. Trust has no legal implications. Trust is unnecessary in business dealings. तो ट्रस्ट को क्यों कंसिडर किया जाता है कि वो असेंशियल है बिजनेस रिलेशंस के अंदर? एंड जो किसी भी रिलेशन का फाउंडेशन है, बेसिस है, वो ट्रस्ट ही होता है और बिजनेस के अंदर भी उसका वो फाउंडेशन है। सो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप ऑल्सो। तो इसीलिए ट्रस्ट को असेंशियल कंसिडर करते हैं रिलेशंस के अंदर, बिजनेस रिलेशंस के अंदर। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है।
What are 6 pillars of character-based decision-making model as developed by Joss Funson Institute of Ethics? तो कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है, उसके 6 पिलर्स हैं। वो 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस, कंपैशन, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, इनोवेशन, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड सिटीजनशिप, कंपटीशन, सीक्रेसी एंड ग्रोथ। तो हमने बताना है उन 6 में से इनमें कौन से वो पिलर्स हैं कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग के। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कंपैशन है, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, इनोवेशन है, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, सिटीजनशिप है, कंपटीशन है, सीक्रेसी है एंड ग्रोथ है। तो यहाँ पे वो 6 के 6 पिलर्स नहीं दिए गए, लेकिन उनमें से जिन पिलर्स को दिया गया है, तो उन 6 पिलर में से इनमें वो कौन से पिलर्स हैं, तो वो आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। फ्रेंड, वो 6 पिलर में से यहाँ पे 5 पिलर्स दे रखे हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेयरनेस है एंड सिटीजनशिप है। हाउ डज CPV एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम profit analysis, help answer financial questions related to business decisions? तो जो CPV एनालिसिस है वो कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जो बिजनेस डिसीजंस के साथ रिलेटेड है। असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट्स, determining additional sales volume required to cover fixed cost when they change due to advertising campaigns or sales promotion measures, evaluating best compensation structure for sales staff, whether fixed salary, commission or combination of both, या predicting the efforts on financial results in case of fluctuations in sales price, output or cost। और ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो हमने बताना इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। CPV एनालिसिस कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर करने में जो बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड है। बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड कई फाइनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, तो CPV एनालिसिस वहाँ हमें हेल्प करता है। सो क्वेश्चन 49, व्हाट विल बी द आंसर? तो चलिए देख लेते हैं। Assess impact of reducing selling price and increasing volume on profits। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दें या वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर दें तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा, ये असेस करने में हमारी हेल्प करता है। दिस इज करेक्ट। डिटर्मिनिंग एडिशनल सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कवर करना हो तो उसके लिए हमें एडिशनल सेल्स वॉल्यूम कितने करने होंगे, क्योंकि हम अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं या सेल्स प्रमोशन के जो खर्चे करते हैं फिक्स्ड, तो उनको कवर करने के लिए एडिशनल सेल कितनी हमें करनी होगी, इसका आंसर भी वो प्रोवाइड करता है। इवेल्युएटिंग बेस्ट कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर फॉर सेल्स स्टाफ, वेदर फिक्स्ड सैलरी, कमीशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यस, इस कॉम्पनसेशन के स्ट्रक्चर को भी इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। Predicting effect on financial results in case of fluctuation in sales price, output और cost। अगर इन फैक्टर्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो हमें वो प्रिडिक्ट करके बताता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये भी करेक्ट है। तो दिस मीन ऑल द अबव हियर आर करेक्ट। तो सारे के सारे हमें यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लें। फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन क्या IIBF बुक्स को यूज़ करके कर रहे हैं? अगर आप इन बुक्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा हो सकता है। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते।
हर चैप्टर के पीछे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस गिवन होते हैं। केस स्टडीज ऑलमोस्ट मिलती नहीं है बुक के अंदर, और केस स्टडीज तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो इन प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? फ्रेंड्स, अगर आप यूज़ करते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को, तो उससे आपकी जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इन वीडियो लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके समझाते हैं, तो एक तो आप उसको फॉलो कर जाते हैं और बहुत क्विक टाइम में फॉलो कर जाते हैं, यानी आपकी ये पहली दोनों प्रॉब्लम्स हमारे वीडियो लेसन से सॉल्व हो जाती हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारी केस स्टडीज़ में आपको सॉल्व केस स्टडीज मिल जाती हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है एट लो प्राइस और वो भी बेस्ट क्वालिटी के अंदर, तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो इसके लिए आप हमारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What are some key ethical considerations discussed for business decision makers and why are they important? तो कौन कौन सी की एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो बिजनेस डिसीजन मेकर के लिए ज़रूरी होती हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं? तो देख लेते हैं वो एथिकल कंसिडरेशंस क्या है, मॉरल कंसिडरेशंस क्या है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ट्रूथफुलनेस फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दीनेस वाइटल है रिलेशनशिप्स के लिए, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो यस, ये तो करेक्ट है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो दिस इज करेक्ट। ये तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल विद डिग्निटी एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन गुडविल एंड बिजनेस रिलेशन। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट की एक सिग्निफिकेंस होती है, सभी को हम बराबर डिग्निटी के साथ जब ट्रीट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्शन, accountability for obligation and need to act with a sense of responsibility. Fairness as a policy for success, maintaining open mind, role of fairness in keeping. तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है, तो ये वहाँ से आउट हो जाता है, ये एथिकल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फेयरनेस एथिकल कंसिडरेशन का पार्ट है। सो ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट पार्ट, फेयरनेस, ये सारे के सारे एथिकल कंसिडरेशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा? ए बी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। फ्रेंड, आज के सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स वीडियो का उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो आपने डिसलाइक ज़रूर करके जाना है, लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच मत करें। मोर देन 1 आवर यू स्पेंट ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। अब 5-7 सेकंड आपके और लगने हैं, तो लाइक को पुश कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक का पुश करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को कोशिश करता है और लोगों तक पहुंचाने की। तो आपका ये छोटा सा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। तो कर दीजिए लाइक बटन को पुश, और केवल लाइक के ऊपर ना छोड़ें, इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर उसको पोस्ट कर देते हैं तो आपके फ्रेंड्स उसको देख सकेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन नहीं पुश किया है तो उसको क्लिक कर दें, सो दैट हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।